नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर हम जीरो से हीरो कैसे बने, एक जीरो से करोड़पति कैसे बने। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ खुद की स्टोरी, जिसमें हमारी लर्निंग भी रहेगी कि कैसे मेरा कैरियर शुरू हुआ जीरो से और कैसे मैं एक बहुत यंग एज में 38 साल की उम्र में करोड़पति बना। उसके अलावा एक बहुत शानदार IPO लेके आया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हुई, 300 टाइम और सब्सक्राइब हुआ, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया, देश विदेशों में ऑफिस खोला, 50 से ज़्यादा मुल्कों में ट्रैवल किया, बहुत बड़ा बंगला लिया, गाड़ियाँ ली। ये सारी चीज़ें जीरो से कैसी रही। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। हमारे चैनल पे एक मेंबरशिप प्रोग्राम है सिर्फ 89 रुपीज़ में, जहाँ पे हर महीने आपको बड़े हाई वैल्यू कोर्सेज मिलेंगे और वो सारा का सारा पैसा चैरिटी में जाता है। हमारा एक तजुर्बा फाउंडेशन है जहाँ पे हम गरीब बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, उसमें से एक पैसा हम नहीं रखते हैं। तो वो मेंबरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका कंट्रीब्यूशन होगा। अमाउंट भी इतना ज़्यादा नहीं है। यूट्यूब के कमीशन काट के कोई 70-1 रुपये हमारे पास आते हैं, कुछ भी अमाउंट नहीं है, किसी के लिए भी कुछ नहीं है। जरूर ज्वाइन कीजिएगा वो मेंबरशिप प्रोग्राम और एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है और आपको जो इससे लर्निंग मिलेंगी गारंटीड किसी बड़े से बड़े MBA में आप 1-1.5 करोड़ रुपया भी खर्च कर देंगे, वो वाली लर्निंग नहीं मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं जीरो से हीरो का सफर। जीरो से करोड़पति कैसे बने, मैंने पहला करोड़ कैसे बनाया। तो जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोस में मेरा देखा होगा कि मेरा जन्म एक रिफ्यूजी कैंप उल्लासनगर महाराष्ट्र में हुआ था, जहां पार्टीशन के बाद मेरे पेरेंट्स आए थे। एक झुग्गी, एक झोपड़ी, एक अबंडन आर्मी बैरक, जो आर्मी बैरक अबंडन जो छोड़ जाते हैं, वो वाली हमको मिली थी। कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, गवर्नमेंट का राशन, कोई टॉयलेट नहीं, घर से कोई 500 मीटर दूर टॉयलेट और पढ़ाई पेड़ों के नीचे। इस तरह के टीचर कि पढ़ाई कम मार ज्यादा, इतनी कुटाई लगती थी उस जमाने में हमारी। और इंग्लिश तो दूर दूर तक भूल जाओ, हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़े। वहां के बाद हम लोग शिफ्ट हुए लखनऊ में, वहां भी सब कुछ हिंदी मीडियम, और फिर आए दिल्ली में। यहां भी 1971 के बाद दिल्ली में आए तो सिर्फ हिंदी और पंजाबी। रजौरी गार्डन में हम आके ठहरे, एक हमारा 300 रुपए किराए का मकान। जी हाँ, तब रजौरी गार्डन ऐसे ही होता था। 300 रुपए में कोठी मिल जाया करती थी 3 कमरे की। तो एक 250 गज के प्लॉट पे कोठी बनी हुई, वो मकान हमको मिला। हमारे पिताजी की एक जॉब थी, सिर्फ 1800 रुपए उस जमाने में तनख्वाह थी। एक ब्रिटिश कंपनी थी, इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, ICL बोलते थे, वहां पर उनकी नौकरी थी। अब देखिए, कॉलेज भी किया तो हिंदी मीडियम। अब यहां पर एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स के साथ हम बड़े हुए। कोई इंग्लिश बोलता था तो हम ऐसे सिकुड़ जाते थे डर के मारे, कुछ समझ नहीं आता था एक भी लफ्ज अंग्रेजी का। और कभी गलती से कोई इंग्लिश मूवी चाणक्य सिनेमा पे देखने चले गए तो एक वर्ड समझ नहीं आ रहा उनका, कुछ भी, बस बैठे हैं, उनके एक्शन से जो थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि एक लगन थी कि इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश का डर क्यों है, इसलिए जाते थे ऐसी पिक्चर देखने के लिए। इंग्लिश अखबार पढ़ते थे, कुछ समझ नहीं आता था कि इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी है, लेकिन इंग्लिश इंप्रूव करना आसान बात नहीं थी कि सारी जिंदगी हमारी हिंदी मीडियम में गुजरी है। अब यहाँ से सफर शुरू होता है। सेकेंड ईयर कॉलेज में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अब जब आप देखिए कि यंग एज में पिताजी की डेथ होती है ना, तो सब कुछ हमारे फादर कर रहे होते हैं, तो आप सडनली लगता है आप क्या करें यार। तो वहां पे ओवरनाइट मैं एक लड़के से आदमी बन गया और शुरू हुआ सफर। मैंने कॉलेज कर लिया इवनिंग में और एक नौकरी दिन के टाइम की, बॉबी सोप। कपड़े धोने का साबुन था, सुन मेरी बिल्लो बॉबी 5 रुपए किलो। अब हम वहां से रजौरी गार्डन से जनकपुरी मूव हो जाते हैं, 3 कमरे से 2 कमरे में हो जाते हैं। 300 रुपए से 200 रुपए किराए पे आ जाते हैं। पैसों की तंगी है, सबको काम करना है, 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा। 300 रुपए की नौकरी, सुन मेरी बिल्लो बॉबी 5 रुपए किलो। मेरे से साबुन बिकता नहीं था। 6 महीने में उन्होंने निकाल दिया मुझे कि भैया तुमसे सेल्स नहीं होगी। अब देखिए, उम्र थी कोई 18 साल के आसपास, सेल्स का कोई तजुर्बा नहीं, कुछ पता नहीं कैसे होती, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, बस बैग लेके दर दर भटक रहे हैं और कोई सेल्स नहीं हो रही है। उसके बाद हम एक नौकरी पे लगे, गारमेंट एक्सपोर्टर के यहाँ। लेकिन वो एक मेरा सोच था, मेरा सपना बड़ा था कि कुछ बड़ा कैसे करूं यार, ये सेल्समैन की नौकरी वोकरी से तो कुछ बड़ा होना नहीं है, और करोड़पति कैसे बनेंगे।
तो वहाँ पर जब मुझे ये चीज़ दिखाई दी कि यार ये जो इंडस्ट्री है ना, सनशाइन इंडस्ट्री है, गारमेंट एक्सपोर्ट में लोगों के पैसे जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो जहाँ आसपास सुनते थे इसको 3 साल हुए, एक कमरे से 10 मशीन लगा के शुरू किया, करोड़पति हो गया, नई एम्बेसडर आ गई, नई फिएट आ गई। उन दिनों तो यही गाड़ियाँ होती थी, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी और अपने भी सपने बड़े थे। तो यहाँ एक बात बता दूं कि जब छोटा सोचोगे बड़ा जिंदगी में कुछ होगा नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो इसलिए सोच बड़ी थी, लेकिन पल्ले कुछ था नहीं, ना एजुकेशन थी, ना पिताजी थे, ना बाइक थी, डीटीसी की बस में चलते थे और धक्के ही धक्के थे जिंदगी में, कुछ आगे से आ नहीं रहा। तो वहाँ एक स्ट्रैटेजी मैंने सोची कि क्यों ना गारमेंट एक्सपोर्टर क्या नौकरी कर लेते हैं, अगर वहाँ से सीख लेंगे तो मेरा चांस है एक्सपोर्टर बनने का। अभी तक मेरे पास एजुकेशन नहीं है, इंग्लिश नहीं है और कोई भी पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, लेकिन काम सीखना था। तो मैं गारमेंट एक्सपोर्टर के यहाँ भाई साहब 300 रुपये की नौकरी कर ले। अब मैं क्योंकि बीकॉम कर रहा था तो मुझे नौकरी भी अकाउंटेंट की मिली। तो उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी अलग से, वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला तो अकाउंटेंट बन जा, टेलर्स की और कारीगरों की पेमेंट वेमेंट बना। अब मैं कहीं पेमेंट वेमेंट बनाने में मैं यार एक्सपोर्टर कैसे बनूंगा। तो वहाँ जो प्रोडक्शन होती थी ना, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अब भैया 6 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाती थी, लेकिन मैं रात को 12 बजे तक जो प्रोडक्शन चल रही है देख रहा हूँ, क्या बन रहा है, क्या चीज़ बन रही, कैसे बन रही, कारीगर कैसे बना रहे हैं। और बाय चांस कभी हेड ऑफिस से फ़ोन आ जाता था वहाँ से किसी मैनेजर का कि भैया क्या हाल है, शिपमेंट कब जा रही है, कितना माल बना, तो मेरे पास रिपोर्ट तैयार होती थी। तो मेरा नाम होना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे लर्निंग, अगर मेरी मेंटेलिटी ये होती कि घड़ी देख के काम करना है और मुझे 6 बजे चले जाना है, मेरा अकाउंटेंट का जॉब है, मैंने अकाउंटेंसी की, खत्म हो गया काम, लेकिन मैं वहाँ 12 बजे तक बैठा बगैर किसी ओवर टाइम के। मेरा जो हेल्पर होता था वहाँ का, जी हाँ, मेरी तनख्वाह थी 300 रुपये और 900 रुपये ओवर टाइम के साथ लेके जाता था, लेकिन मेरा तो एम बड़ा था, मुझे सीखना था कुछ। तो वो जब मैंने सीखना शुरू किया भाई साहब, 3-6 महीने के अंदर अंदर हेड ऑफिस वाले मेरे पे डिपेंडेंट हो गए। नाम भी हो गया कि रात को 12 बजे फ़ोन करो, ये लड़का बैठा है, और इसके बाद सब रिपोर्ट रेडी है तो ये अकाउंटेंट, लेकिन इसको सब पता है। तो मेरी हो गई प्रमोशन, मुझे हेड ऑफिस बुला दिया गया और असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया। 1200 रुपये तनख्वाह हो गई थी। अब देखिए 300 रुपये से 1200 रुपये। मैंने अपने एमडी को बोला, देखिए जी मेरे को एक तकलीफ है, हेल्पर 900 रुपये ले जाता, मैं ओवर टाइम नहीं लेता, ना लूँगा, काम मुझे 7 दिन करा लो, 24 घंटे करा लो, मुझे ओवर टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि मैनेजर कभी ओवर टाइम नहीं लेते, ये एक अपनी शान थी। तो उसको ये बात बहुत अच्छी लगी, उसने सैलरी बढ़ा दी। उसके बाद एक और कंपनी से ऑफर आता है दोस्तों, वहाँ पर सैलरी हो जाती है 1800 रुपये और एक मिलती है नई एचडी बाइक। अब वो हमारे परिवार का पहला वाहन था। तब तक हम लोग साइकिल चलाने वाले लोग थे या बस पे चलने वाले लोग थे। जब वो एचडी बाइक मिली और 1800 तनख्वाह हो गई, जो कि मेरे फादर की तनख्वाह डेथ के टाइम पे 1800 थी, उसके समझ लीजिए 2 साल के अंदर अंदर, तो बहुत दाम हो गया परिवार में। मैं हीरो बन गया परिवार का कि भाई इसकी तो 1800 सैलरी हो गई। मेहनत का जज्बा हमेशा बना रहा। अब वहाँ पर भी सीखा और उसके बाद मैंने कहा अब टाइम आ गया अपना काम शुरू करने का। पैसा अभी भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो तनख्वाह आती थी उससे तो घर में ख़त्म हो जाता था, लेकिन जज्बा यही था अपना करना है। तो कुछ इधर से कुछ उधर से जुगाड़ करके, कुछ उधार की मशीनें लेके 30 मशीन लगा के हमने जॉब वर्क शुरू कर दिया एक्सपोर्टर्स के लिए। अब यहाँ पर एक नई जर्नी, एक नई स्ट्रगल शुरू हुई कि पैसे हैं नहीं। अब एक एक्सपोर्टर ने भाई साहब हमारे पैसे रोक लिया। अब टेलर्स को पेमेंट देने की गुंजाइश नहीं है, डर लगे कि अब क्या करेंगे, टेलर मारेंगे कहीं। मैं तो छोटा सा था तब, समझ लो 20 की उम्र होगी। तो मैं 2-3 दिन तो फैक्ट्री नहीं गया, पार्क में जाके सो गया। फिर हिम्मत करके फैक्ट्री गया, अपने वर्कर्स को बोला भाई देखो एक्सपोर्टर पेमेंट नहीं दे रहा है और मैं आपकी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो बोले आप क्यों चिंता करते हो, चलते हैं एक्सपोर्टर घर चलते हैं। तो हम उस एक्सपोर्टर का घर प्रेस वालों से पूछते पूछते, एक बड़ी रिच कॉलोनी है यहाँ की, वेस्ट एंड कॉलोनी दिल्ली की, बड़े बड़े बंगले हैं, वहाँ उनसे पूछते पूछते उसके घर पहुँच गया। उसने देखा ये 30 कारीगरों के साथ आया, भाई डर गया, उसने उसी टाइम पैसे दे दिए। दूसरी लर्निंग, आपका वर्कर हमेशा आपके साथ है अगर उनको आप साथ लेके चलेंगे। दूसरी लर्निंग यहाँ से। अब चलते हैं कहानी को आगे। अब हमने कहा जॉब वर्क यूनिट सेट हो गया, काम ठीक ठाक थोड़ा चल रहा है, अब एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका जाना है, फिर से वही हाल, पैसे नहीं। अब यहाँ पर मैं एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दूंगा, याद रखना जिंदगी में, कि जब
आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो। ये फिल्मी डायलॉग भी है लेकिन मेरी जिंदगी का असली है कि जब आप बहुत शिद्दत से चाहो ना, एंटरप्रेन्योर जब बहुत मेहनत करता है पागलों की तरह, तो भगवान को किसी रूप में उतरना पड़ता है आपकी मदद करने। भगवान को किसी रूप में उतरना पड़ता है आपकी मदद करने के लिए, वो चाहे आपका मेंटर बन के आए, कोई इन्वेस्टर बन के आए या कस्टमर बन के आए। और मेरे साथ भी ये हुआ। अमेरिका जा रहा हूं, अब मैं सोचता जी जब पैसे होंगे तब जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, जाना है तो जाना है, जुगाड़ करेंगे। बातचीत शुरू की, एक दोस्त ट्रैवल एजेंट था, उसको कुछ दया आ गई या दोस्ती में प्यार आ गया। उसने कहा भाई ये टिकट ले ले, तेरे पास जब पैसे हो दे देना। उधार की टिकट मिल गई। अब अमेरिका टिकट से तो जाया नहीं जाता, थोड़े डॉलर भी चाहिए। मैं कहा भाई देख तूने इतनी मेहरबानी करी है, टिकट दे रहा है, कुछ डॉलर भी दे दे। तो वो हंसा थोड़ा सा, कहता है यार ये क्या बात हुई, टिकट भी दूं और तेरे को $300 भी दूं। मैं कहा देने तो पड़ेंगे भाई, दोस्ती की है तो दोस्ती निभाओ, पैसे तेरे जरूर दे दूंगा। तो $300 उसने दिए। अब अगली समस्या आई। देखिए हर टाइम आपके रुकावटें आएंगी जब आप अपना पहला करोड़ बनाने या करोड़पति बनने की तरफ चलोगे, कामयाबी की तरफ। अब रुकावट ये $300 में अमेरिका कितने दिन रह सकता हूँ? सस्ते से सस्ता होटल भी $50 का। अब $50 के बाद खाना भी है, कोई टैक्सी वैक्सी ट्रेन का भाड़ा भी देना है, सबवे का। तो एक दोस्त को फोन किया, अब वो स्कूल में था, बहुत दोस्ती थी, चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को, तब तो फ़ोन वोन डायरेक्ट थे ही नहीं। तो फिर जाके पीसीओ से उसको इंटरनेशनल कॉलिंग लगा के मैंने कहा यार मैं अमेरिका आ रहा हूँ। लो, उसने कहा आ जाओ, मैं तेरे को एयरपोर्ट लेने आऊँगा और कहीं होटल में मत ठहरना, मेरे यहाँ ठहरना। अंधा क्या चाहे दो आँखें। हमने कहा भाई तेरे यहाँ ही ठहरेंगे, और वो हमें ले गए। अब देखिए कैसे भगवान मदद कर रहे हैं। एक ऐसे आदमी की जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जिसके पास पैसे नहीं है, सिर्फ हिम्मत और जज्बा है। अब वहां पर वो मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं एक बड़े कस्टमर से, बहुत बड़े कस्टमर से। इंडियन कस्टमर थे, हिंदुस्तानी थे लेकिन अमेरिका में थे। हम उनके ऑफिस जाते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा एक ऑर्डर तो कम से कम 5 लाख 2 लाख गारमेंट का होता है जी। अब मुझे डर लगे कि यार मेरी तो छोटी सी फैक्ट्री है, गाँव में फैक्ट्री थी, नारायण गाँव है दिल्ली में। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा लगता है कि मेरे दोस्त ने आपको बताया नहीं कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कैपेसिटी से 5000 गारमेंट महीने की है, मैं इतने नहीं बना पाऊँगा। तो उनको ये ईमानदारी भा गई कि यार यहाँ जो दिल्ली वाला आता है कहता है नो प्रॉब्लम, 1 लाख क्या 10 लाख बना देंगे, और उसके बाद हम लटकते रहते हैं, माल आता नहीं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, परेशान हो जाते हैं। तो ये जब उसको इतना अच्छा लगा, उस जगह तेरे को मैं छोटा ऑर्डर देता, अगले हफ्ते मैं इंडिया आ रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ से वापस आया, कुछ छोटे मोटे कस्टमरों से छोटे मोटे ऑर्डर मिले, पहली बार 5-1 लाख के ऑर्डर मिले होंगे, बड़ी बात थी उन दिनों भी। तो मुझे फ़ोन आता संडे के दिन कि तेरी फैक्ट्री खुली है। तो क्या चाबी जेब में है, अभी खोल देता हूँ, रोज़ मैं ही तो खोलता हूँ बंद करता हूँ। क्या आजा लेने के लिए, मैं सॉफिटल होटल में ठहरा हूँ। मैंने मोटरसाइकिल उठाई और चला गया। अब उनको मैंने बोला देखिए मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, मैं बाइक पे चलता हूँ, आप पीछे टैक्सी में आओ। वो बोले मैं कभी बैठा नहीं हूँ बाइक पे, तेरे साथ बैठूंगा। अब वो पतला सा बंदा था इंडियन, वो मेरी बाइक पे ऐसे पीछे लेडीज के जैसे जैसे बैठते ना, साड़ी पहन के लेडीज बैठती, ऐसे बैठ गया। अब दिल्ली की सड़कें ऐसी तो थी नहीं जैसी आजकल है, मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा भाई ये खड्डे वड्डे आएंगे, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसे, मैं जा रहा था कहीं और पीछे बहन बैठी थी, कोई खड्डा आया, वो गिर गई, मुझे पता नहीं लगा, घर पहुंचा देखा तो है ही नहीं। मैं कहा बाहर गिर गया, तो मैं तो गया भैया, पहला बाहर मिला इतना बड़ा, वो भी इतना बड़ा बाहर। तो आए, फैक्ट्री वैक्ट्री देखी, वाकई छोटी मोटी फैक्ट्री थी, कुछ खास बात थी नहीं। लेकिन जब उसको सच बताया था तो कोई दिखावा करना नहीं था। तो उसने मुझे स्केच, हमारे गारमेंट में होते हैं बहुत सारे स्केच बना के, डिजाइनर देती हैं कि ऐसा गारमेंट बनाओ, सैंपल बनाओ, 300 स्केच। बोले मैं जा रहा हूँ चेन्नई, बॉम्बे, सेलम, कोयम्बटूर, त्रिपुर, वहाँ और एक्सपोर्टरों से काम करना है, हफ्ते भर में आऊँगा। अब देखिए यहाँ मेहनत कितनी काम आती है। मैं भाई साहब 1 हफ्ता गया ही नहीं घर। वहीं हमारे एक्सपोर्ट गारमेंट में आप जानते कटिंग टेबल वेबल होती, कपड़ा बिछाते काटते, मैं वहीं कपड़ा ओढ़ के सो जाऊँ रोज, और 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक मास्टर टेलर्स के साथ काम करके घर जाऊँ, सुबह नहा के नाश्ता वास्ता करके आ जाऊँ। मतलब वहीं सो जाता था 2 बजे और सुबह जाके नाश्ता करके नहा के वापस आ जाता।
1 हफ्ते में सारे सैंपल बना दिए। अब ये आते हैं तो बड़े इम्प्रेस्ड कि भाई तुमने कमाल कर दिया। लोग तो 1-1 महीना 2-2 महीना मांग रहे हैं, तुमने 1 हफ्ते में बना दी। मैं कहा मैं 1 हफ्ता घर ही नहीं गया, 2 बजे तक काम करके यहीं सो जाता था, सुबह घर जाके नहा के नाश्ता करके आ जाता था। तो पहला इंप्रेशन देखिए, ग्राहक कितना इंप्रेस हो जाता है, आदमी बड़ा हार्ड वर्किंग है। तो चाहते हैं कोई 10-15 दिन बाद, तब हमारे पास फ़ोन तो होता नहीं था, एक पीपी नंबर होता था कार्ड पे, सामने किसी की फैक्ट्री थी, वहाँ फ़ोन आता है कि भैया तुम्हारे लिए ये 4 लाख गारमेंट का ऑर्डर है। फिर वही बात, मैंने कहा भाई सरकार आपको मैंने बताया कि मेरी 5000 गारमेंट की कैपेसिटी है महीने की, मैं इतना काम नहीं कर सकता। बोले तुम्हें चाहिए क्या? मैंने कहा पैसा चाहिए होगा, रॉ मटेरियल खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, कैपेसिटी बढ़ानी, प्रोडक्शन बढ़ानी। क्या ठीक है, कल कोई तुम्हारे पास आएगा। तो उन दिनों में कैश वैश बहुत चलता था, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कितना कैश लेना है देना है। तो 5-1 लाख रुपए मेरे को कोई घर में नगद दे गया। अब हमने इतना पैसा कभी देखा नहीं, ना रखने की जगह, एक छोटी सी गोदरेज की अलमारी, उसमें एक छोटी सी सेफ, और वो 5 लाख रुपए 50-50 के नोटों में समाये नहीं अंदर। और अगले दिन बैंक में $1 लाख की एलसी आती है। एलसी होती है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो एक्सपोर्ट के लिए जरूरी होता है। अब हमारा छोटा सा बैंक कॉलोनी का, उसके पास कोई एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं, वो तो हिल गया कि कौन इतना बड़ा एक्सपोर्टर आ गया, इतनी बड़ी एलसी आ गई। ऊपर तक हेड ऑफिस तक हमारी बातें चली गई कि यहाँ कोई एक्सपोर्टर आया, बहुत बड़ी एलसी आई है। अब यहाँ से गेम शुरू होता है। उसके पहले हमारा था टर्नओवर 8 लाख। अच्छा, मेहनत की तो कोई कमी थी नहीं, हम तो दिन रात, आज भी मैं काम करता हूँ 14, 15, 16 घंटे। सारी टीम मेरी जानती है, मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं कितना काम करता हूँ। तो यहाँ ये हुआ कि भैया पहला साल 8 लाख, दूसरा साल 80 लाख, तीसरा साल 8 करोड़। मुझे याद है एक किसी ने बोला भाई तेरा ग्राफ तो बीजेपी की तरह है, सीधा 1 सीट से 90 सीट पहुंच गए तुम। उन दिनों शायद 90 सीट आई होंगी बीजेपी की। तो 8 करोड़ अब वहां से मुड़ के नहीं देगा। जो चले जो भागे, काम बढ़ाते रहे। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, फिर अपनी एक शानदार फैक्ट्री खरीदी, बहुत बड़ी खूबसूरत फैक्ट्री। वो 30 करोड़ पहुंच गया। एक बढ़िया बंगला खरीदा, और बंगले के 6 बेडरूम, 800 गज, रजौरी गार्डन में, बहुत बड़ी बात है। आज उसकी कीमत कई करोड़ रुपए है, तकरीबन 40-50 करोड़ होगी। वो बंगला, 7 गाड़ियाँ, अमेरिका में ऑफिस, जर्मनी में ऑफिस, 50 मुल्कों में ट्रैवल, जगह जगह अंग्रेजी की प्रॉब्लम खत्म। जिन अंग्रेजों से डर रखता था अमेरिकन की अंग्रेजी से, उनको नौकरी पे रखा, अपने सेल्समैन रखे अमेरिका में। तो देखिए यहाँ से लाइफ कैसा परिवर्तन लेती है कि रिफ्यूजी कैंप, अंग्रेजी आती नहीं, 300 रुपए की नौकरी, सोच सिर्फ बड़ी और मेहनत पागलों जैसी, रास्ते खुलते चले गए। भगवान उस कस्टमर के रूप में मदद करने आ गया, और एक बार गाड़ी चल जाती है तो कस्टमर अपने आप आने लग गए। हम बहुत सारे एग्जीबिशंस में जाने लग गए, पेरिस जाने लग गए, जर्मनी जाने लग गए, लास वेगास जाने लग गए, वहाँ से और ऑर्डर आने शुरू हो गए। अब हमने कहा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि बड़ा सोचना तो कभी छोड़ा नहीं। हमने कहा आईपीओ लाते हैं। अब आईपीओ का, हमको आईपीओ का स्पेलिंग भी नहीं मालूम था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाना है। अपने बैंक से बात की, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, करो। पूरी गाइडेंस मिली उनसे, और भाई साहब 1995 में हमने अपनी कंपनी को, राहुल मर्चेंडाइजिंग लिमिटेड को, हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया। 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दलाल स्ट्रीट, कैपिटल मार्केट, सब जगह हेडलाइन। एक छोटी सी गारमेंट कंपनी का आईपीओ उस टाइम का शायद सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब रहा होगा, हेडलाइन में आ गए भाई साहब। रिफ्यूजी कैंप का बंदा फेमस हो गया। टीवी पे जयराम रमेश जो कांग्रेस के मिनिस्टर होते थे, वो जर्नलिस्ट होते थे, तब तो प्राइवेट चैनल थे नहीं, CNBC वगैरह कुछ नहीं था। उन्होंने डीडी नेशनल पे बिजनेस ब्रेकफास्ट में इंटरव्यू लिया। ये जो माहौल बना ना यार, ऐसा लग रहा था ये तो क्या हो गया किस्मत, कहाँ सड़क से फर्श से अर्श तक ले गई, आसमान छू लिया हमने, तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो ये जो जर्नी है ना,
यहां पर कैसे मैंने पहला करोड़ और कई करोड़ों बनाए, और ये सब छोटी उम्र में हुआ है। देखिए 38 साल की उम्र में सब कुछ हो गया था। ये नहीं कि बहुत उम्र हो गई, ये नहीं कि बहुत एजुकेशन थी, ये नहीं कि कोई बाप दादाओं का पैसा था, ये नहीं कि कोई और सपोर्ट थी बाहर की, सब कुछ यही किया। तो ये स्टोरीज से आपको एक लर्निंग मिलेगी कि भाई मेहनत बहुत करना, क्योंकि रास्ता सामने दिखाई नहीं देगा। हो सकता है आपको नहीं पता कि आप कैसे बड़े बनोगे, लेकिन जब इतनी मेहनत करोगे तो भगवान को उतरना पड़ेगा तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन तुम्हारी मेहनत पागलों जैसी होनी चाहिए। तो आसपास तुम्हारे कस्टमर्स, तुम्हारी टीम, तुम्हारा स्टाफ, तुम्हारे सप्लायर देखेंगे ये आदमी इतना मेहनती है, वो आपके साथ चल पड़ेंगे। आपको इतनी सपोर्ट मिलेगी जो आज आप नहीं सोच सकते। जो लोग ये सोच के बैठे मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, छोटी मोटी नौकरी करते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं या वो भी हिम्मत नहीं करते, उनके लिए ये मेरा संदेश है। जज्बा। बस एक चीज का ख्याल रखना, मेरे ऊपर मेरा परिवार बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं था। बस एक ये चीज, क्योंकि 3 भाई बहन और भी कमा रहे थे। तो कभी कभी मैं बिजनेस शुरू किया, पहले तो तनख्वाह आ रही थी, लेकिन जब बिजनेस शुरू किया तो 1, 2, 3 साल तक मैं एक पैसा घर नहीं ले जा पाया। लेकिन ये नहीं था कि मेरे को खाने को नहीं मिला, मेरे सर पे छत नहीं थी, या मैं गाड़ी का पेट्रोल नहीं डलवा सकता था। तो उतना था। अगर आप पे ऐसी कोई जिम्मेवारी हो तो उसके लिए साइड हसल कर लेना, नौकरी के साथ कुछ डेवलप कर लेना। जिस दिन आपका बिजनेस आपको नौकरी देने लायक हो जाए तो आराम से रिजाइन कर देना और अपना काम करना। अगर घर से प्रॉब्लम नहीं है, पापा कमा रहे हैं, मम्मी कमा रही, भाई बहन कमा रहे हैं, 1, 2, 3 साल आप लगा सकते हो, अपना धंधा जरूर कर लेना, चाहे पान की दुकान खोल लेना, लेकिन नौकरी मत करना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कैसा लगा वीडियो? बहुत सारी लर्निंग, छोटी सी मेरी अपनी कहानी। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लोगों के साथ शेयर करना। आप इंस्पायर होंगे अगर आप में से मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर एक भी बंदा, एक भी इंसान इस वीडियो से इंस्पायर होकर अपना काम करता है और कामयाब होता है, मेरी जिंदगी सफल हो जाती है। नमस्ते।